हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्रेशोल्ड साइकोलॉजिकल सर्विसेज। ये नेट साइकोलॉजी के लिए फोकस्ड चैनल है। यदि आप लोग नया है हमारा चैनल के लिए, आप लोग सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। आने वाले वीडियो में हम लोग अलग अलग कंटेंट्स बनाते रहेंगे। और आप लोग मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं कि हम लोग अराउंड 140 वीडियोस बनाए हुआ है डिफरेंट यूनिट को, साइकोलॉजी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही साथ अनदर टाइप्स ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, जैसे एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, और साथ ही साथ आपका पीएचडी एंट्रेंस और अलग अलग एग्ज़ाम के लिए हम लोग बना रहे हैं वीडियोस। तो आप लोग उसमें जाइएगा और जो आपको कैसा लगे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग जो कुछ इसमें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं, A to Z कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम लोग यहाँ पे क्लास करते रहेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो और आपको कोई भी क्वेरीज हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स, कांटेक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो आज मेरा टॉपिक इसलिए बनाया कि जो 14 तारीख को होने वाला है जो पेपर है, यार पिछले कुछ साल में जो कुछ टॉपिक्स है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो खास करके जो फ्रेंड्स हम लोग जो बनाते हैं, कई बार कुछ ट्रेंड ऐसा होता है जो एग्जामिनर्स पूछते हैं, तो उसमें खास करके मैं आप लोगों के साथ बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हम लोग मैं बताते चले जाऊंगा, क्योंकि ये 100% ये नहीं है, लेकिन इसकी पूछने का कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके कुछ एरिया में ज़्यादा फोकस करते हैं एग्जामिनर। मैंने किस बेस में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2017 से मैं एग्ज़ाम लिखते आ रहा हूँ। मैं 4-5 बार मेरा एक्सपीरियंस रहा है। यानी कि मैंने 4-5 बार हुआ था कि मुझे अटेम्प्ट क्वालिफाई करने में, और उसमें जो जो मुझे पेपर में जो ट्रेंड था वो मुझे थोड़ी सी वाकिर हूँ, इसके बेस में मैं बता रहा हूँ। तो ये पूरा ग्रांटेड नहीं है, लेकिन कुछ कुछ आपको लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा रिविजन्स करने के लिए आप लोग को मदद मिलता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग आशा करता हूँ आप लोगों के लिए ये जो टॉपिक्स है वो थोड़ा सा मदद मिलता है। तो आप देखिए, पहला यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। जो पहला यूनिट जो है इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी है। तो इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी में ज़्यादा जो फोकस करते हैं, जो कि ध्यान रख लीजिएगा, ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं सूफिज्म एंड भगवत गीता के ऊपर या इंटीग्रल योगा। तो इंटीग्रल योगा या भगवत गीता के ऊपर, बुद्धिज्म के ऊपर एक का दो क्वेश्चंस जो आपको रहेगा। और खास करके इंटीग्रल योगा में ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लग गया, क्योंकि द रीज़न इज बीइंग दैट हम लोग जो इंडियन कंटेक्स्ट में जो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चंस आपका आने का चांसेस है। वन और टू क्वेश्चंस इंटीग्रल योगा में, इंटीग्रल योगा में जो आपका क्वेश्चन आने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ सूफिज्म या बुद्धिज्म में एक क्वेश्चन सबको 100% रहेगा, तो उसको ध्यान लीजिए। खास करके वज्रायना बुद्धिज्म है, कुछ उसका पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके ऊपर जो क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो ये तो मेरा इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी में रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं तो या तो एकेडमिक साइकोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन होने का चांसेस है, जो ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन होती है। जो अकेडमिकल साइकोलॉजी का जो क्वेश्चन होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल को होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो उसकी थोड़ी सी ध्यान रख लीजिएगा। जो क्रोनोलॉजी 11 साइकोलॉजी में भी आपका क्रोनोलॉजी मिल जाता है, और कोई भी बुक्स है तो उसका मैंने रेफरेंस बुक्स भी बताया, तो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो उसके अलावा तो हम यूनिट 2 में चले जाएंगे। देखिए, यूनिट 2 में जो है मैंने आपको बता चुका हूँ रिसर्च मेथड। इसमें बोलना बहुत मुश्किल है, रिसर्च मेथड एंड टेस्टिंग जो होता है। तो उसके जो मेरा सबसे हम लोग ध्यान देना पड़ेगा, खास करके जो पैराग्राफ क्वेश्चंस है। जो पैराग्राफ क्वेश्चंस में कैसे आएगा ये बोलना मुश्किल है। अब ट्रेंड जो है, पहले जो क्वेश्चन पूछ रहे थे मतलब अराउंड 2020 या 2019 में जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो फैक्टर एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन रहता था और कोरिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता था। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है। 2022 में जो पेपर मैंने लिखा था उसमें सोशल साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट भी दिया था। तो और इसके साथ आप लोग थोड़ा सा बेसिक बुक्स पढ़ लीजिए और वेरिएबल को अच्छी तरह समझ लेंगे, वेरिएबल्स क्या होती हैं। और ख़ास करके आप लोग कोशिश कर लीजिएगा थोड़ा अनोवा के ऊपर जो टेस्ट होती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, सॉरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में अनोवा और टी टेस्ट, इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मनोवा के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, अनोवा, मनोवा, अंकोवा
मनोवा, इन दोनों के ऊपर थोड़ी सी क्वेश्चंस आपको निगरानी रखना होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो उसके अलावा अगर हमने तीसरी चैप्टर में हम लोग अगर यदि चले, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को पता है, हम लोग को बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर हम अब बात करते हैं। जो बायोलॉजिकल बेसिस बिहेवियर आपको ऐसा चैप्टर है जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ी सी उनमें मुश्किल हो जाता है जो भी कुछ करना। तो बट लेकिन उसकी सोचने की कोई बात नहीं, जो बेसिक्स बुक्स पढ़ेंगे, खास करके न्यूरॉन्स ऊपर जो क्वेश्चन आता है, न्यूरॉन्स के ऊपर जो खास करके है, उसमें भी आप लोग सिनेप्टिक्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, न्यूरॉन का जो पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल के ऊपर जो क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, उसके ऊपर आप ध्यान देना पड़ेगा। और खास करके ईटिंग डिज़ार्डर से, जैसे कि वी एम एच, वेंट्रोमीडिया हाइपोथैलेमस एंड इस तरीके से जो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, हाइपोथैलेमस एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। और कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, खास करके जो स्ट्रेस को बढ़ावा देने वाले जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, एफिनेफ्रिन, नॉर एफिनेफ्रिन के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं स्ट्रेस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब मैं ये बताना चाहूँगा आपको, स्ट्रेस और पीटीएसडी के ऊपर जो ज़्यादा एग्जामिनर फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा और न्यूरो ट्रांसमीटर को थोड़ा मुझे पढ़ने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एनसीईआरटी के बेस्ट सोर्स है। उसके बाद आप थोड़ा सा एडवांस बुक पढ़ सकते हैं जो आपके लिए अच्छा लगे। तो मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ। तो हेल्थ साइकोलॉजी के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो ट्रेंडी क्वेश्चंस हैं, हेल्थ साइकोलॉजी से अप्लाइड हेल्थ साइकोलॉजी जो है उससे वो जोड़ रहे हैं। और कई बार आपको क्वेश्चन कोशिश कर लीजिएगा, जो ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। 2 क्वेश्चंस आपको ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स में आ जाते हैं, 2 क्वेश्चंस मिनिमम रहेगा, पीईटी हो गया या स्कैनिंग्स, सीटी स्कैन हो गया, जो भी कुछ है, एफएमआरआई हो गया, एमआरआई हो गया। तो ये सारे जो जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में जो ट्रेंड क्वेश्चन होता है उसको आप ध्यान रखना पड़ेगा। और हम चलते हैं चौथी का जो क्वेश्चन है, चौथा जो एरिया है, जो भी है, मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका यूनिट, हम लोग यदि इंटेलिजेंस के बारे में बात करें, होपफुली हम लोग को लगता है कि यूनिट 5 होगा शायद। तो इसमें इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस के बारे में अगर यदि क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। खास करके जो है फैक्टर एनालिसिस की जो स्पीयरमैन के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं, कहीं कहीं बार आर्थर जेंसन के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, आर्थर जेंसन जो इम्पॉर्टेंट, एक बार उनका क्वेश्चंस टिपिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ वेस्टलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वेस्टलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल एक ऐसा टॉपिक है, उसको आपको थोड़ी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वेस्टलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल के ऊपर कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और आते रहेंगे। तो आप लोगों को ये बात हो गई। और उसके अलावा आप इंटेलिजेंस में अगर हम बात करें, जो हम लोगों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिएटिविटी के ऊपर, जो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो क्रिएटिविटी को आप ध्यान रख लीजिएगा। क्रिएटिविटी में जो कैसा कैसा क्वेश्चंस आते हैं, तो वो चीज़ को आप ध्यान रखना पड़ेगा। क्रिएटिविटी में 2-3 क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार वो टेस्ट के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उसके अलावा हम लोग आगे जाएंगे, जो आप लोगों को अगर हम बात करें, जैसे एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, जैसे अटेंशन परसेप्शन होता है, अटेंशन हो गया, आपका परसेप्शन हो गया, और आपका कोई भी, मतलब समझ सकते हैं कि इससे कॉग्निटिव इश्यू से कोई भी हो। तो अटेंशन के ऊपर अगर हम बात करें, जैसे हम लोग को सबको पता है, अटेंशन जो एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटेंशन के बारे में समझ लें। उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आता है आपको, क्या बोलते हैं, अटेंशन स्पैन के ऊपर होता है, डिवाइडेड अटेंशन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। डिवाइडेड अटेंशन जो होता है उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और उसके अलावा आपको अगर हम बात करें, डिवाइडेड अटेंशन के साथ साथ हम लोग पढ़ सकते हैं। सो उसके अलावा आपको एक आध दो क्वेश्चंस उसके ऊपर ही रहेंगे। और उसके अलावा आप लोग कोई भी या कुछ थियरी भी पूछ सकते हैं उसके ऊपर, थोड़ा सा अटेंशन के ऊपर। और परसेप्शन के ऊपर तो ज़्यादा फोकस रहेंगे फ्रेंड्स, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल है, ज़्यादा क्वेश्चंस आपको फोकस रहेगा जेस्टाल्ट साइकोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चंस रहेगा, हमेशा याद रख लीजिएगा। या सब्लिमिनल परसेप्शन के ऊपर होता है। और
साथ ही साथ आप लोग को ये भी हो सकता है कि सिग्नल डिटेक्शन थियरी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो ये थोड़ी सी आपका लेवल को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें परसेप्शन हो गया, अटेंशन हो गया, और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर जो रिलेटेड जो टॉपिक्स आते हैं उसमें यूरिस्टिक्स जो आती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिस्टिक्स आपको अवेलेबिलिटी यूरिस्टिक्स के ऊपर जो क्वेश्चन रहेंगे, या एंकर यूरिस्टिक्स या अवेलेबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको अवेलेबिलिटी यूरिस्टिक्स के ऊपर, ये का दो अपनी यूरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा। यूरिस्टिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन रहेगा, यूरिस्टिक्स के ऊपर आपका क्वेश्चन बनेगा, जो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आध दो आपको ये दे देंगे। और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन भी एक ऐसा है, तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में ज़्यादा आपको क्वेश्चंस फोकस रहेगा प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट के ऊपर। प्रोटोटाइप क्या होती है, प्रोटोटाइप का तौर तरीका क्या होता है, वो उसके ऊपर जो ज़्यादा फोकस। तो ये हो गया आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यानी कि इसके अलावा भी मैं कुछ बताऊं, ये सारे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आ जाती है। परसेप्शन हो गया, अटेंशन हो गया। और मेमोरी की जब हम बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन। वर्किंग मेमोरी में तो आपको पूछना ही पूछना है, वर्किंग मेमोरी तो आपको 100% पूछना ही पूछना है। तो और उसके साथ साथ आजकल तो थोड़ा सा क्वेश्चंस अलग अलग क्वेश्चन, थोड़ा ट्रेंडी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोग को थोड़ा ध्यान दीजिएगा टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जैसे फ्लैश बल्ब मेमोरी हो गया, और आपका जो है कुछ ऐसा जो सेमेंटिक मेमोरी हो गया, तो बायोग्राफिक ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी हो गई, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो वो तो ये हो गई। और दूसरी बात आपको क्या है कि जो मेमोरी के ऊपर होने के बाद मैंने थिंकिंग के बारे में तो बात कर ली है। जो थिंकिंग के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं, वो खास करके जो है हमारा थॉट प्रोसेस के रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के ऊपर जरूर क्वेश्चन आ जाता है आपको 100%। आप कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए मदद कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का टाइप्स पूछ सकते हैं, या उसके गोल्स क्या होती है, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है। प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट भी एक ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। और उसके अलावा तो हम लोग जंप कर ले थोड़ी सी, हमारा जो 7 टॉपिक ऐसा यूनिट नंबर 7 है, तो उसमें पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवरलैपिंग है, जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से जुड़ी हुई होती है। और ख़ास करके जो है कैटल के ऊपर जो क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, कैटल और कार्ल यूंग के बारे में जो क्वेश्चंस रिलेटेड होता है। कैटल में जो खास करके 16 पर्सनालिटी फैक्टर एंड उनका जो टेक्निक उन्होंने यूज़ किया था, कुछ यस फैक्टर होते हैं, इस तरीके से जो रिलेटेड फैक्टर से पूछ के क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 to 100% आपको कैटल के बारे में देख के चले जाएगा। उसके साथ क्राइस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के ऊपर हो सकता है क्वेश्चंस, या तो इस तरीके से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकती है, क्राइस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के बारे में पूछ भी सकते हैं उन्होंने। तो उसके अलावा जैसे कि अलग थियरी में एक आध दो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में क्या है, टाइप्स के ऊपर या ट्रेट के ऊपर भी क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। और पर्सनालिटी को आपने अच्छी तरह से पढ़ना होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन सेक्शंस थोड़ी सी ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसे 8 चैप्टर है हमारा सोशल साइकोलॉजी, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल उसका जो एप्लीकेशन है वो अप्लाइड साइकोलॉजी माना जाता है, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा साइकोलॉजी का जो इम्पोर्टेंस क्या है। अप्लाइड साइकोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ तक मान लीजिए 20-22 क्वेश्चन आपको बन रहा है। मैंने जब तक मेरा आइडिया है, तो उसमें खास करके सोशल कॉग्निशंस, यूरिस्टिक्स और साथ ही साथ स्कीमास के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। स्कीमास हो गया अपना, और एटीट्यूड के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ जाएंगे, ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लीडरशिप के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग को और एक बार मैं दोबारा हूँ, एटीट्यूड के रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्कीमास के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे, यूरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल साइकोलॉजी के अगर हम बात कर लें। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं और एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है आप लोगों को जो 9th जो चैप्टर है हमारा लाइफ स्पैन साइकोलॉजी है, यहाँ पे इंटरवेंशंस भी उन्होंने जोड़ रखा है कि यूनिट 9th का जो स्पेशलिटी क्या है, इसमें हम लोग साइकोलॉजिकल डिजार्डर के बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा और थेरापेटिक अप्रोचेस के बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो लाइफ स्पैन साइकोलॉजी में ज़्यादा याद रख लीजिएगा, कुछ ऐसा
आपको डिज़ार्डर के ऊपर पूछेंगे जो परवेजिव डिज़ार्डर्स होते हैं, जैसे एस्पर्जर सिंड्रोम हो गया, पार्किंसन डिसीज़ हो गया, है ना। तो पार्किंसन डिसीज या एस्पर्जर सिंड्रोम हो गया, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होती है। तो जो एस्पर्जर सिंड्रोम क्या होती है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके ये जो परवेजिव डिज़ार्डर्स होते हैं, या आप लोग को मेंटली रिटार्डेशंस, कुछ क्वेश्चंस जो रिलेटेड होते हैं उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। और लैंग्वेज एक्विजिशन के ऊपर एक आध दो क्वेश्चंस आपको आता है, वाइगोटोस्की हो गया और चोमोस्की हो गया। तो अलग अलग, तो थोड़ा सा लैंग्वेज एक्विजिशन के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और उसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अलावा तो थेरापेटिक अप्रोच में सीबीटी बहुत पॉपुलर है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी आने वाले कुछ ही देर में आप लोगों को वीडियो बनेगा, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। और डिज़ार्डर्स के ऊपर तो आप लोग को स्किज़ोफ्रेनी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आने का ट्रेंड ज़्यादा होता है, जैसे मूड डिज़ार्डर्स और स्किज़ोफ्रेनी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, ज़्यादा खास करके। या कुछ क्वेश्चन एंटी सोशल बिहेवियर के ऊपर भी होते हैं, थोड़ा सा उनको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा 9th का। और एमर्जिंग एरियाज़ के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं और जो डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं जो वीडियो आप लोगों को बता रहा हूँ, जो एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी का जो 10th जो यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसको कई बार हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन उसमें ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि पावर्टी के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, पावर्टी एंड डिप्रीवेशन हो गया आपका, पावर्टी एंड डिप्रीवेशन, माइग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकती है, पोर्नोग्राफी एडिक्शंस के बारे में क्वेश्चन आ सकती है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आ सकती है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस आ सकती है। पोर्नोग्राफी एडिक्शंस या कोई डिजिटल एडिक्शंस के ऊपर जो होता है, पेरेंटल इंटरवेंशन ऑन डिजिटल एडिक्शंस जो होते हैं, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आती है। पावर्टी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो चाहता हूँ आप लोग को पावर्टी के बारे में अच्छी तरह समझ ले। पावर्टी एंड डिप्रीवेशन क्या होती है, डिप्रीवेशन पावर्टी सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, तो उसके लिए तो आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आप लोग, यदि मैं लाइव आना चाहता हूँ, आप लोग अगर कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसका सारे लाइव इसके बारे में मैं आऊँगा, तो लाइव आके आप लोगों को क्लास में दे दूँगा। यदि आप लोग कमेंट करके पूछे कि मैं लाइव आ जाऊँ, तो मैं इसकी सारे डिस्कशंस आप लोगों को कर लूँगा अच्छी तरह से क्लास। ठीक है। तो आज मेरा थोड़ा सा आपको ये क्लासेस देना था, क्योंकि कुछ लोग स्टूडेंट्स ऐसी लोग हैं जो अभी एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा फ़ायदा हो जाए, थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, आपका एग्ज़ाम की तैयारी थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को ये आज की मैंने थोड़ा सा बता दिया था। आप लोग यदि नया है मेरा चैनल के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो आने वाले वीडियो में फिर मैं आगे आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।